जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करी है आपके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। अब देखिए सिर्फ आपके पास में 15 दिन ही बचे हैं यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम को, और इस समय पे जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, पेड क्विज हमारी लगाएंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उतना ही फायदा होगा। और ये जो पूरी सीरीज है टॉप 500 एमसीक्यू की, पूरा पॉलिटी जो है मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा। साथ में जो फैक्ट है, जितना जरूरी फैक्ट है एग्जाम के लिए, जो कंसेप्ट है वो भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए थे, और 51 वाले से जो है हमें स्टार्ट करना है। पुरानी वीडियो नहीं देखी एक बार, उसको भी देख लीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज हमारी आप जरूर लगाइएगा। इन नंबर्स पे कॉल करके आप टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, या हमारे ऐप से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो 51 वाला क्वेश्चन देखे क्या है। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू पास लोकायुक्त बिल इन 2011। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो, जो आपका एक इंस्टीट्यूशन है लोकपाल और एक है आपका लोकायुक्त, ठीक है, लोकपाल और एक हो गया आपका लोकायुक्त। देखो लोकपाल जो है, लोकपाल लोकायुक्त दोनों जो है आपका करप्शन का जो केस है, जो बड़े बड़े मंत्रियों, बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, उस पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो जो लोकपाल है ये आपका सेंट्रल लेवल, केंद्र लेवल पे है, और लोकायुक्त जो है वो राज्य लेवल पे आपका करप्शन का केस देखता है। तो लोकायुक्त बिल जो पहला राज्य जिसने पास किया ये है आपका उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब लोकपाल की बात हो रही है, वही जो सेंट्रल लेवल का है। इसमें आपके कितने सदस्य हैं और आपका चेयरमैन क्या है। तो मेंबर्स जो हैं 8 सदस्य होते हैं और एक आपका चेयरमैन होता है। ए वाला जो है सही है। टेन्योर क्या होता है लोकपाल का, तो भैया कितने समय तक अपना सेवा दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष या 70 साल, ठीक है, जो मतलब पहले हो जाता है। फिर हमारे लोकपाल में कुछ लोग जो बोला गया है कि आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और माइनॉरिटी से भी रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया 8 मेंबर्स हैं और एक आपका चेयरमैन है। उसमें कुछ सदस्यों को एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं का, वुमेन से होना ही चाहिए। तो उसका प्रतिशत कितना है, कम से कम 50%। करेक्ट आंसर है सी। मतलब अगर 8 सदस्य हैं तो उसमें 4 जो है वो इन आपकी कैटेगरी से होने ही चाहिए। फिर आगे देखो, भारत में जो फेडरल कोर्ट बना है, ठीक है, संघीय न्यायालय, वो किस अधिनियम के द्वारा बना है। तो वो बना है आपका 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, अंग्रेजों के समय पे जो आया था, उससे बना है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला, नन ऑफ दी अबव। याद रखना। और ये चीज ध्यान रखो, जो हमारा संविधान है मेजरली जो है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब देखो ये बात हो रही है, जो आपका लोकपाल एक्ट है 2013, उसमें क्या करा गया है, एक बार अमेंडमेंट करा गया है, ठीक है। चलो एक बार पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ लेते फिर इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान था कि सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवक को अपनी संपत्तियां और जो उनके लाइबिलिटी है उसका आपको आपका ब्यौरा देना, ठीक है। मतलब है कि अगर आप बने एसडीएम बने, आईएएस बने, ठीक है, तो आपको बताना होगा 30 दिन के अंदर कि आपके पास में कितनी जमीन है, ताकि उसी हिसाब से फिर आगे देखेंगे ना। बताया नहीं, मान लो कि कुछ भी नहीं है, मान लो क्या कहते हैं आपने बताया नहीं और बाद में 100 करोड़ हो गई, तो वो पूछेंगे ना कैसे है, लेकिन आप कहोगे हमारे पास तो शुरू से है। तो पहले ही आप बता दो भैया कितनी, मान लो 1 लाख की है, 10 लाख की है, उस हिसाब से देखेंगे कितनी ज्यादा बढ़ गई आपकी। तो अच्छा आपका प्रावधान था। तो कौन से में आपका उसमें सेक्शन में संशोधन हुआ, तो ये था सेक्शन 44 डी वाला, ठीक है, धारा 44। फिर आगे देखो, प्रथम अखिल भारतीय लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त सम्मेलन शिमला में कब हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में। ये हमको देखने को मिली थी आपके 1986 में। करेक्ट आंसर 1986। फिर आओ, अच्छा लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में पास हुआ, मतलब ये चीज तो ध्यान रखना जो हमारी संसद से पास हुआ, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति जी को भी उस पर अपना हस्ताक्षर करना है, एसेंट देनी है। वो कब दिया था, तो ये दिया था आपके 1 जनवरी 2014 को, ठीक है।
था क्या ना, 2014 में आपका वही अप्रैल मई में आपका चुनाव था, और उस समय पे यूपीए की सरकार थी, और यूपीए पे काफी आरोप लगे थे करप्शन के, अन्ना हजारे आंदोलन हुआ था, तो सबने बोला था लोकपाल एक्ट आना चाहिए, तो सरकार ने जल्दी जल्दी पास करा था फिर, ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ, उन्होंने भी कुछ काम किया है। फिर आओ, जो आपका मीरा सेठ कमेटी है, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके हैंडलूम से, ठीक है, जो हथकरघे होते हैं उसके विकास से। पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है लेकिन है तो इसलिए बता दिया। फिर आओ, जो कर सुधार कमेटी है आपकी समिति, टैक्स रिफॉर्म कमेटी, कि टैक्स पे भैया क्या क्या सुधार करने चाहिए, जैसे आपको पता है वैट आया, फिर जीएसटी आया, ये कमेटी तो मतलब 1990 के आसपास बनी है। उस समय पे इसका चेयरमैन जो है वो कौन थे, ये बोला जा रहा है, तो चेयरमैन थे आपका राजा चिलैया, ठीक है, राजा चिलैया। फिर आगे देखो 61 वाला देखते हैं। अब मान लो आपको अपने पसंद से किसी से शादी करनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता? अपने मन से शादी करनी तो वो कौन सा अधिकार है, कौन सा आर्टिकल के तहत आप कर सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 21। बहुत लोग को लगेगा कि भैया ये आर्टिकल 19 होना चाहिए, एक बार चलो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में है, मतलब आर्टिकल 19 जो ये वाला है, ठीक है, 6 राइट्स फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम आपको लगेगा कि शादी करने की, लेकिन ये 19 में नहीं है, ये आपको दिखेगा 21 में, ठीक है, जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें सुप्रीम कोर्ट बता चुका है, उसमें एक ये भी है। कुल मिला के बात ये नहीं समझ में आया, कितना ध्यान रखो, शादी करनी है अपने मन से तो कौन सा आर्टिकल के तहत आपको वो राइट मिलती है? आर्टिकल 21 के तहत। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 था, इसमें आपकी अलग अलग पावर्स दी गई थी। एक थी आपकी रेसिडुअरी पावर्स, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां, मतलब जो जिसके बारे में किसी आपके एक्ट में नहीं लिखा गया है, ठीक है, जैसे इस समय पे भी हमारे संविधान में क्या है, कुछ आपकी यूनियन लिस्ट है जिसपे कानून केंद्र सरकार बनाएगी, स्टेट लिस्ट है जिसपे आपका राज्य सरकार बनाएगी, एक एक कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसपे दोनों बना सकते हैं। कुछ चीजें बच भी तो जाएंगी, जैसे सोशल मीडिया था, बहुत सारी चीजें थी जो उस समय पे नहीं था, तो वो किसको मिलेगा? वो केंद्र को मिलेगा। तो ऐसी इसमें जो रेसिडुअरी पावर्स थी, अवशिष्ट शक्तियां, वो दी गई थी आपके गवर्नर जनरल को, मतलब वही वाइसरॉय को, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, फिर बोले चल हमारे आपका जो उद्देशिका है, इसमें से कौन सा ऐसा जो है उसका उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है नहीं लिखा है? तो लिबर्टी तो है, स्वतंत्रता के बारे में बात हुई है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं हुई है, तो बी वाला जो है करेक्ट आंसर है, जो नहीं मेंशन्ड है। इसीलिए प्रियम्बल जो है वो आप लोग एक बार देख लेना, सिर्फ प्रियम्बल देखना, उसको मतलब एक बार याद कर लोगे तो काफी फायदा होगा। प्रियम्बल पे मैंने वीडियो भी बना रखी है एक डेडिकेटेड, उसको देख लेना, तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है, इस्तीफा देना है, तो वो किसको देंगे त्याग पत्र? तो भैया इस्तीफा देंगे आपके राष्ट्रपति जी को, प्रेसिडेंट को, ठीक। फिर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे यूपीपीएससी, ठीक है, संवैधानिक बॉडी है आपकी, इसमें भी आपके अध्यक्ष हैं, सुना है ना, पता था ना अभी प्रोटेस्ट वोटेस्ट हुआ था, तो इसमें भी आपके अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करेंगे, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो अपॉइंटमेंट करेंगे आपके उस राज्य के जो गवर्नर हैं, ठीक। इस समय पे यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, तो उन्होंने ही नियुक्त किया होगा। आगे देखो, फिर बोला जा रहा है, अच्छा लोकसभा में आपको पता है कुछ सीटें, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, मतलब ये कॉलेज और आपका सरकारी नौकरी को लेकर नहीं, लोकसभा में कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, आपका आरक्षित हैं अनुसूचित जातियों के लिए। तो किस आर्टिकल के तहत ये करा गया है? लोकसभा की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है लोकसभा, ठीक है, यहाँ लोग चुन के जाते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल, आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330, इंपॉर्टेंट है ये भैया, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत आपका सीटें रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की? आर्टिकल 330। आगे देखते हैं। अब देखो भैया, एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है आपकी, अंतर्राज्यीय परिषद, उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो करते हैं आपके होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। तो भैया इस समय पे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो वही जो क्या करेंगे आपका क्या करेंगे भैया, उसको अध्यक्षता करेंगे। फिर आओ, बोला जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट जो आपका इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति के बारे में बात हो रही, नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत करी जाती है? तो ये करी जाती है आर्टिकल 63 के तहत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का काम ध्यान रख लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये है राज्यसभा के आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा के क्या बन जाएंगे? चेयरमैन, मतलब वही स्पीकर वाली पोस्ट, जो लोकसभा में स्पीकर होते हैं ना, सभापति, वही वाली पोस्ट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आओ, संविधान में भैया ऐसा कौन सा भाग है जो हाईकोर्ट के बारे में बताता है? इसके बारे में
हाई कोर्ट के बारे में। तो ये चीज़ ध्यान रखो। देखो जो मैं बताता जा रहा हूँ, जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जितनी भी आपकी शेड्यूल है, अनुसूची, भाग, ठीक है, इनको याद कर लेना। इनके बारे में वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है। इनको याद कर लेना, सीधा सीधा जो है क्वेश्चन आता है। फिर अगर मैं आपको पार्ट्स दिखाऊं, ठीक है, देखो ये हमारे पार्ट्स हैं। अच्छा, ये अभी तो मैं जो लिस्टिंग इंग्लिश में लाया हूँ, हिंदी में भी है, उसने हिंदी में भी बताया, तो देख लेना। देखो जो आपका पार्ट, अगर हम बात करें आपके पार्ट 6 की, तो देखो यहाँ पे हाई कोर्ट दे रखा है पार्ट 6 में, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पार्ट 6। अब देखो ये जो लिस्टिंग है हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लेना चाहते हो इसकी पीडीएफ, तो ले सकते हो। इन नंबर्स पे बस कॉल करना पड़ेगा। फिर आगे आओ, बोले जरा इसमें कौन सा सही मैच नहीं है? संविधान सभा में अलग अलग कमेटी बनी थी आपकी, जो सही मैच नहीं है वो है आपका बी वाला। जो संचालन समिति थी, जो स्टेयरिंग कमेटी थी, इसके जो चेयरमैन है वो सरदार पटेल नहीं थे। इसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस देश के पहले आपके राष्ट्रपति भी बनते हैं, ठीक। आगे देखो, अब आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1946, उसको लागू कराना है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो लागू कौन कराएगा यार, ये बताओ। आपका टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय थोड़ा ना कराएगा, तो वो सीधी कॉमन सेंस है, ये कराएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण मंत्रालय। फिर देखो, सरकारिया कमीशन एक बार बना है, ठीक है, तो बोला जा रहा है सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है, ठीक है, कब सबमिट करी। सरकारिया कमीशन किस संबंध में बना था ये भी ध्यान रखना, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लेके, केंद्र राज्य संबंध। जैसे आप देखते होगे कि मान लो किसी ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी, ऐसा राज्य जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां मतलब काफी टसल चलता रहता है कि किसके ज्यादा पावर है। मतलब आप सुनते होगे कभी ना कभी न्यूज में, जैसे दिल्ली यूटी है, वहां पे ऐसा हाल है। तो ये इसी रिलेशंस को लेके एक रिपोर्ट आई थी कि भैया सब कुछ सही से चले। तो रिपोर्ट कब सबमिट करी गई है? ये करी गई है 1988 में। डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर। फिर आओ, बोले जरा हमारे पंचायती राज में सबसे अलग फीचर कौन सा है, मतलब कौन सी विशेषता सबसे अलग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो ये है आपका रिजर्वेशन टू वुमेन, महिलाओं को आरक्षण। आप समझो पंचायती राज में हमने महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, मतलब इतनी जो सीटें हैं महिलाओं को मिलनी ही चाहिए, इतनी सीटें महिलाओं के पास रहनी चाहिए, उससे ज्यादा भी मिल सकती हैं अगर वो अपना इलेक्ट, आपका क्या कहते हैं, चुनाव लड़े, ठीक। और लोकसभा और राज्यसभा में तो अभी बिल पास हुआ था और वो भी अभी लागू नहीं हुआ है। मतलब पंचायती राज में तो आपका 1991 1992 से लागू हुआ है, और लोकसभा राज्यसभा में तो भी आगे और लागू होना है। फिर आगे आओ, इसमें बोले जरा करेक्ट स्टेटमेंट बताइए कौन सी है। तो पहली चीज तो देखो, प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन, राष्ट्रपति दिलाते, बिल्कुल सही, ठीक। बी वाला जो है ना ये गलत दे रखा है, सी वाला भी सही है। देखो अगर हो क्या सकता है, लोकसभा है राज्यसभा है, प्राइम मिनिस्टर कभी कभी क्या है राज्यसभा के भी होते हैं, जैसे मनमोहन सिंह थे जब आपका सॉरी प्रधानमंत्री, जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो राज्यसभा से थे। तो उस समय पे लोकसभा का जो लीडर है उनको नॉमिनेट कौन करेंगे? आपका प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, तब लोकसभा के लीडर अलग ही होगा ना। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक, जैसे मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन अभी मोदी जी तो लोकसभा के ही हैं, तो वे किसी ऐसे मंत्री को लोकसभा का नेता नामित कर सकते हैं जो लोकसभा का सदस्य हो, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? दो स्टेटमेंट सही है ना, दो बोले तो भरोगे नहीं, तो वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहां पे। करेक्ट आंसर आगे देखो डी दे रखा है, बोथ ए एंड सी, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 75 वाला, इसमें आप ये बात करते हैं क्या है, विथ रेफरेंस टू काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स, मतलब संविधान में इनके बारे में किस चीज को लेके बताया गया। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में प्रदान किया गया, मतलब कौन सा प्रोविजन, कौन सा प्रावधान बताया गया है। तो बताया जो गया वो है ये, कितने मंत्री हो सकते हैं काउंसिल में। मतलब ऐसा नहीं है कि कितने कोई 200-300 लोग को मंत्री बना दोगे, ऐसा नहीं है, कुछ एक आपका लिमिट होती है, तो ये चीज बताई गई है। फिर आ गया हो, अब जब जो हमारी भारत सरकार है उसका केस कौन लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, वो लड़ते हैं आपके अटॉर्नी जनरल। और उनको सलाह भी कौन देते हैं, जो आपका कानूनी सलाह होती है वो अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। करेक्ट आंसर ये है, ठीक। आगे देखो, फिर बोला जा रहा है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे सर्वोच्च क्या है, सबसे सर्वोच्च किसको माना गया? तो वो माना गया संविधान को। मतलब सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर संविधान है, प्रधानमंत्री जी से भी ऊपर है, राष्ट्रपति जी से भी ऊपर है, और धर्म से भी ऊपर है। फिर आ गया, बोला जा रहा है कौन सा ऐसा सदन है जहां पे जो स्पीकर है वो सदन के हिस्सा नहीं होते हैं, वो सदन के सदस्य ही नहीं होते। तो ये जो सदन है वो है आपका राज्यसभा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो स्पीकर वाला काम करते हैं,
मतलब स्पीकर का वहां पे नाम अलग है, चेयरमैन है, ठीक है, लेकिन स्पीकर वाले काम कौन कर देंगे, वो करेंगे आपके उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वो राज्यसभा के हिस्सा नहीं है, मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं है। फिर आओ, भारत के आपके आकस्मिकता निधि के बारे में, कंटिजेंसी फंड के बारे में बात हो रही है। ये किस लिए बना हुआ है, कोई मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई, बाढ़ आ गई, कोरोना वायरस आ गया, जिसके बारे में पता नहीं था, उस समय पे खर्चा तो करना है ना सरकार को, तो उस समय ऐसा तो होगा नहीं। अच्छा देखो, जो भी खर्चा होता है पहले तो ये समझो, उसको संसद से पास कराना होता है। जैसे आपने सुना है बजट, तो बजट जब होता है ना, तो संसद में ही आता है, वहां से पास होता है, फिर खर्चा खर्चा सरकार जो है करती है अलग अलग। लेकिन उस समय सरकार मान लो किसी सिचुएशन में, इमरजेंसी में संसद को बुलाए, पास करवाए, तो बड़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। कंटिजेंसी फंड इसीलिए कि खर्चा तुरंत करना कर सकते हो। अब इसमें करेक्ट आंसर इसका देखिए क्या है, स्टेटमेंट की बात करें, पहले वाला बोला जब मैंडेटरी होता है रखना, ठीक है, अनिवार्य, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा गलत है। फिर इसको आपका मेंटेन कौन करता है, क्या कहते हैं, कैबिनेट सचिव, तो ये भी गलत है। मेंटेन करेंगे आपके जो वित्त सचिव होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, ध्यान इंपॉर्टेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी, वो इसको क्या करते हैं, इसका रख रखाव करते हैं। तो दोनों ही गलत हैं। करेक्ट कौन सा हो गया, डी वाला, नाइदर वन और टू, मतलब ना तो एक ना दो। फिर आगे सी वाला देखो, इसमें से किसके पास में अलिखित संविधान है, तो ये है आपका ब्रिटेन का, सी वाला, ठीक है। इंडिया के पास भी लिखित है, सबसे लंबा है वो तो भैया, अमेरिका के पास भी है और रूस के पास भी है। फिर आओ, अच्छा राज्यसभा में आपको पता है अलग अलग राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, जितने भी अलग अलग राज्य हैं वहाँ के जो एमएलए होते हैं, जो विधायक, महले साहब, ठीक है, महले साहब बोला जाता है हंसी मजाक में, वो राज्यसभा में वोट करते हैं। अब कितनी सीटें, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, जनसंख्या के हिसाब से होता है, सबसे ज्यादा यूपी को मिल रखी है। तो लेकिन ये कौन से आपकी अनुसूची में इसके बारे में बात करी गई है, तो ये करी गई है आपका फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची। याद कर लो, फिर से मैं बता रहा हूँ, जितने भी भाग है हमारे संविधान के, शेड्यूल हैं, ये तो आपको रटे होने चाहिए, इनके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर बोलोगे तो एक बार और बना दूंगा, ठीक है, बना के दूंगा, और मतलब शॉर्ट्स में रिवाइज करा दूंगा या किसी और तरीके से रिवाइज, वो वाली वीडियो जो है अगर कहो तो मैं एक बार लिंक में दे दूँ, मतलब कमेंट बॉक्स में बताओगे तो फिर मैं फिर ऐड कर दूंगा। फिर आ गया, नागालैंड को अलग से एक राज्य बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया, तो ये बना आपका 1963 को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये पॉइंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपके सुकुमार सेन। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन है वो इसी हिसाब से डिजाइन है, जिस हिसाब से यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछता है वो इस हिसाब से क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन थे पहले। फिर आओ, अब आपके जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको नियुक्ति कौन करेंगे, भैया ज्यादातर सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, केंद्र लेवल पे, ठीक है, केंद्र लेवल पे जितने भी बॉडीज हैं सबको प्रेसिडेंट ही करेंगे, एक आध कोई एक्सेप्शन होगा, वरना प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को भी यही करते हैं। फिर आगे आओ, इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना है, ठीक है, तो चुनाव आयुक्त है। देखो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, इसमें 3 लोग हैं, टोटल टोटल 3 लोग हैं। एक है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी जो 2 हैं वो है इलेक्शन कमिश्नर है, चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता हो, कैसे हटाओगे आप, जो राष्ट्रपति जी हटाएंगे, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने सिफारिश कर दी तो हटाना पड़ेगा, ए वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक। आगे आओ, कितने सदस्य अभी बताया, 3 सदस्य हैं, शुरू में तो एक ही था, बाद में इसको, इस नंबर को क्या करा गया, बढ़ाया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आपका कार्यकाल कितना रहता है, तो भैया कार्यकाल रहता है इनका 6 साल का। फिर आगे आओ, आपका क्या बात हो रही है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शंस हैव बीन गिवन, संविधान के किस भाग में आपका निर्वाचन संबंधित उपबंध दिया गया है, 324 से 329। तो देखो फिर से पार्ट से क्वेश्चन है, आपको मैं आपको दिखाता हूँ, पार्ट ये आपके भाग हैं। अब देखो यहाँ पार्ट अगर आप देखोगे, ये 15 वाला पार्ट है, जिसमें इलेक्शंस के बारे में बात हो रही, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, और आता भी है, यूपीएससी में नहीं आते लेकिन यूपी पीसीएस में आते हैं, पार्ट 15 सी वाला, ठीक है। फिर आ गया, अब इसमें बोला जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर की भैया कब तक की एज वो आपका सेवा दे सकते हैं, मुख्य आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो 65 साल है, ठीक, और चुनाव आयुक्त की कितनी है, तो दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों की आपकी क्या है, सेम रहती है, तो इनकी भी कितनी होगी, 65 साल होगी, ये चीज ध्यान रखना, 6 साल या 65 साल। ईवीएम को पहली बार कब यूज करा गया था, बड़ा कंट्रोवर्सी होती है, तो यूज करा गया था 1982 में, ठीक है, और कौन सा आपका चुनाव था, केरला में चुनाव था, तो पहली बार जो है वहां पे आपका यूज करा गया। फिर देखें, अब एक भैया आपका एक्ट आया था 1956 में, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट,
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसके तहत कितने राज्य हमने बनाए, तो ये बनाए थे 14 राज्य जो है इसके तहत बने थे। सी वाला जो है करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखो, इसमें बोले थे कौन सा सही जो है मैच है, पार्ट को लेके ही है। तो देखो पार्ट 15 इलेक्शन, ये तो अभी बताया ही, भाग 15 निर्वाचन, ये तो सही है। फिर जो इमरजेंसी वाला है आपका, ठीक है, इमरजेंसी की बात करें तो ये भी सही है, पार्ट 18। बाकी जो दो है ना वो गलत दे रखे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 2 एंड 3। देख भी लो, अगर पार्ट 15 इलेक्शंस है, पार्ट 18 की अगर हम बात करें ये इमरजेंसी है, ठीक है, आपातकाल। और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपका पार्ट 3 में आता है, इसीलिए जो है ये सही नहीं है। फिर से वही पार्ट याद करने हैं। अब इधर आओ, राष्ट्रपति अगर आपको बनना है तो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है, बोले जरा इनमें से कौन सी जो है वो जरूरी नहीं है, तो वो है आपकी सी वाली। देखो कौन कौन सी है क्वालिफिकेशन। पहले तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही। 35 साल की कम से कम एज होनी चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और फिर लोकसभा में निर्वाचन होने के लिए जितनी लोकसभा की एलिजिबिलिटी है उतनी होनी चाहिए, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने लायक होने चाहिए, ठीक है। होने नहीं चाहिए वो जरूरी नहीं है, एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है आपका। तो इसमें राज्यसभा दे रखा है इसलिए ये गलत है, तो यही बोला जाता है कौन सा सही नहीं, सी वाला। फिर आ गया आर्टिकल 123 है हमारे संविधान में, ये किस चीज को लेके, ये है राष्ट्रपति की पावर, जो ऑर्डिनेंस होते हैं, जो आपके अध्यादेश होते हैं उसको लेके। अध्यादेश होते क्या है, मान लो लोकसभा या राज्यसभा, कानून कहाँ बनता है, लोकसभा राज्यसभा सही बनता है, फिर राष्ट्रपति जी साइन करते हैं। मान लो सेशन में नहीं है, फिर क्या करोगे, जरूरी कानून बनाना, तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करते हैं ताकि टेम्परेरी बेसिस पे वो कानून की तरीके काम करें। जो उपराष्ट्रपति है उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, निर्वाचक आपका जो मंडल है उसमें कौन कौन है, मतलब क्या होता है, कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। क्या आप जनता वोट कर सकते हो, नहीं, आप लोग तो सिर्फ लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वोट करते हो, ठीक है, पंचायत के चुनाव में कर दोगे। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन करता है वोट, आपके जो दोनों सदन है, लोकसभा राज्यसभा, इनके जितने सदस्य, सारे सदस्य, डी वाला जो है सही होगा। राष्ट्रपति के केस में थोड़ा अलग है, आगे क्वेश्चन होगा उसमें बताते हैं। फिर आगे आओ, तो इसमें बोला जा रहा है गवर्नर राज्यपाल को लेके बात हो रही है, उनके पद को लेके। तो इसमें है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट वाले की बात करेंगे हम लोग। देखो अब इसमें जो करेक्ट है वो ये है कि राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी आधार नहीं दे रखा है संविधान में, सी वाला सही है। वैसे नॉर्मली तो 5 साल, लेकिन होता क्या, पहले भी हटाया जा सकता है। और ये नहीं कि कहीं से प्रस्ताव पारित कराओ कुछ करो, अगर राष्ट्रपति जी के इच्छा अनुसार है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ये लिखा हुआ है, मतलब वही मंत्री परिषद के हिसाब से, अगर उनका मन है किसी राज्यपाल को हटाने का, नहीं सही से काम कर रहे, तो सिंपल हटा सकते, कोई मतलब ग्राउंड नहीं देना है। ये तो आपका इकोनॉमिक्स का है, इसको नहीं देख रहे। फिर आ गया, अब संसद की अलग अलग समिति हैं, ठीक है, कमेटी है। सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है, वो है आपकी एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, आपका प्राक्कलन समिति। एस्टीमेट कमेटी का काम क्या है, ये देखना कि सारे मतलब जो विभाग है सरकार के, मंत्री जितने हैं और जो मंत्रालय हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खर्चा जो है वो सही से हो रहा है, कहीं गलत जगह तो नहीं हो रही है। सबसे बड़ी कमेटी है। और कितने सदस्य होते हैं इसमें, ये वाला क्वेश्चन सीधा ये आ गया, सदस्य होते हैं टोटल 30। और सब जो सदस्य हैं ये ध्यान रखना लोकसभा से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होता। मेंबर्स बोला जा रहा कहाँ से हैं, वही ए वाला, ओनली फ्रॉम लोकसभा। अब आप कहोगे क्या सरकार, क्या जो पार्टी है जिसकी सत्ता है क्या उसी के सदस्य, नहीं, इसमें सारी जितनी पार्टियां होंगी ना एस्टीमेट कमेटी में, जितनी पार्टियों को आपका सदस्य आए होंगे लोकसभा में, सबके आपको इसमें सदस्य दिखेंगे, मतलब सभी पार्टियों का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। टोटल 30 सदस्य हैं। तो नहीं रखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, सीरीज बढ़िया लग रही होगी। आगे पूरे 500 एमसीक्यू करेंगे, जुड़े रहिए इससे, अच्छे से पॉलिटी जो है जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस प्री के लिए वो अच्छे से कवर हो जाएगा। फैक्चुअल कंसेप्ट जहाँ जरूरी है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना। बाकी इस समय पे देखो आखिरी का टाइम है, तो अच्छे से आपको रिवीजन करना है, रिवीजन पे ध्यान देना है, ठीक है। क्विज लगाइए, हमारी पेड क्विज चलती है उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज है हमारी ऐप पे, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे रिवीजन करोगे उतना ही फायदा है। टेस्ट सीरीज पेड क्विज आप इन नंबर्स पे कॉल करके आप ले सकते हैं, या ऐप से भी जाके टेस्ट सीरीज हमारे ऐप से मिल जाएगी। बाकी कोई लिस्टिंग चाहिए आपको, जैसे ये पॉलिटी की है या पीडीएफ सिलेक्शन मटेरियल, तो वो भी आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।